गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दर्पण आवर्धन। ठीक है, दर्पण आवर्धन। देखो, दर्पण आवर्धन क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि एक वस्तु होती है और वस्तु को हम किसके सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, और वस्तु उसका क्या बना देती है, प्रतिबिंब बना देती है। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है। ये हमने अलग अलग क्या पढ़ी थी, स्थिति पढ़ी थी। ठीक है, अब आवर्धन हमें क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में कितने गुना बनता है। आवर्धन जो है वो ये बताता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की तुलना में कितने गुना बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आवर्धन के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले दर्पण आवर्धन क्या होता है, देखो इसको हम समझाते हैं। क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखो, जैसे हमारे पास ये दर्पण है, इसके सामने हमने एक वस्तु रखी थी, वस्तु की ऊंचाई मान लो कितनी है, h है, और इसका हमारे पास क्या बन रहा था, एक प्रतिबिंब बन रहा था, मान लो ये कितना है, h डैश है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, h डैश, और वस्तु की ऊंचाई कितनी है, h है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बन सकता है या बड़ा भी बन सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो देखो, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है क्या, h डैश, तथा वस्तु की ऊंचाई, तथा वस्तु की ऊंचाई किससे व्यक्त कर रहे हैं हम, h का अनुपात दर्पण आवर्धन कहलाता है। दर्पण आवर्धन कहलाता है। ठीक है, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, m से व्यक्त करते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला m बराबर से h डैश बटे क्या, h। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास, दर्पण आवर्धन कहलाता है। दर्पण आवर्धन का एक फॉर्मूला और देते हैं हम, देखो वो कौन सा है, प्रूव नहीं कर रहे हैं यहां पर हम। इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, भी व्यक्त किया जाता है। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर माइनस वी अपॉन यू, से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो v है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो देखो, आवर्धन हम केवल न्यूमेरिकल में निकालेंगे, है ना। और ये दो फॉर्मूले होते हैं दर्पण के लिए। आवर्धन हमारे पास क्या बताता है कि जो वस्तु है उसकी तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बनता है, कितना गुना बड़ा बनता है वस्तु की तुलना में, है ना। वो ही हमें क्या बताता है, आवर्धन बताता है। ठीक है, तो दर्पण को हमने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या आता है हमारे पास, सेकंड पार्ट आता है अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अपवर्तन यानी कि क्या, रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है,
देखो, अपवर्तन को समझाने के लिए हम दो माध्यम लेते हैं, मीडियम लेते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच लेते हैं हम, देखो पहले तो, ठीक है। मान लो ये जो हमारे पास लाइन है ना, इसके ऊपर पूरा क्या है, वायु है। क्या है? वायु है। और इसके जो नीचे है, मान लो ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक दूसरा माध्यम है। अपवर्तन की घटना के लिए हमारे पास कितने माध्यम होने चाहिए? दो माध्यम होने चाहिए। अपवर्तन की घटना के लिए कितने माध्यम होने चाहिए? दो माध्यम होने चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने मान लिया माध्यम फर्स्ट क्या है, वायु है। ऊपर यहां पूरे में क्या है, वायु है, ठीक है। ये नीचे हमारे पास क्या है, कांच है। ये कांच है और ये वायु है। इस लाइन के ऊपर ऊपर वायु है और यहाँ क्या है, कांच है। कांच को हम क्या बोलते हैं, माध्यम दो। माध्यम एक क्या, वायु, और माध्यम दो क्या है, कांच है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, देखो इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। एक दूसरी स्थिति भी ले लेते हैं हम, देखो एक ये स्थिति ले ली, ठीक है। ये तो मान लिया मैंने क्या है, ऊपर क्या ले लिया मैंने, अभी एक कांच ले लिया, और नीचे क्या ले ली मैंने, वायु ले ली, ठीक है। कांच यहां पर माध्यम क्या है, फर्स्ट है, और वायु यहां पर क्या है, माध्यम सेकंड है। कौन सी घटना को समझा रहे हैं, अपवर्तन की घटना को समझा रहे हैं ना। अब देखो, यहां कोई प्रकाश स्रोत होगा हमारे पास। प्रकाश स्रोत वो होता है जिससे प्रकाश की किरण क्या होती है, आरंभ होती है ना। इस प्रकाश स्रोत से हमारे पास मान लीजिए एक प्रकाश की क्या आ रही है, किरण आ रही है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण आ रही है, किसमें से आ रही है, यहां देखो आप, वायु में आ रही है। आ रही है, किसमें से आ रही है, वायु में से आ रही है, वायु में से आ रही है। पहला माध्यम क्या है, वायु है, ठीक है। देखो, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, ये आ रही है, एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर, ठीक है। अभी देखो, दर्पण की तरह तो हमने पॉलिश की नहीं। अब क्या होगा, ये वायु है, ये कांच है, कांच में से प्रकाश आर पार हो जाता है। तो ये प्रकाश की जो किरण है वो कैसे जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। देखो, डैश डैश डैश, कैसी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। लेकिन ये सीधी ना जाकर क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अर्थात प्रकाश में कौन सी घटना उत्पन्न हो जाती है, अपवर्तन की। वो क्या होती है, ये किरण आ रही है, इसलिए हम इसे कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये देखो, दूसरे माध्यम में यहाँ ये क्या करना चाह रही है, प्रवेश करना चाह रही है, कांच में से पार हो जाना चाह रही है ना। दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो माध्यम के, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो माध्यम के
पृथककारी तल पर, पृथककारी तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं हम? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो प्रकाश की किरण आएगी ना, ये ऐसे सीधी जाएगी, जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो ये ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगी? अपने पथ से विचलित हो जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, यानी मुड़ जाएगी अपने रास्ते से कहीं ना कहीं। ऐसे ही देखो, अगर प्रकाश की किरण मान लो किस में से आ रही है? कांच में से आ रही है। पहले अब माध्यम कौन सा लिया मैंने? कांच। और दूसरा माध्यम कौन सा लिया मैंने? वायु लिया। तो अब ये जानी तो कैसी चाहिए हमारे पास? बिल्कुल सीधी, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है। तो अपवर्तन की घटना यही होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम, पहले वायु से किस में जा रही है? कांच में जा रही है ना, या फिर कांच में से निकलकर किस में जा रही है? वायु में जा रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वायु में से आ रहा है, बीच में हमने कांच रख दिया, कांच में से जाएगा, फिर कांच में से निकलने के बाद वापस वायु में से जाएगा। तो ये है, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो ये जो पृथककारी तल होता है, देखो पृथककारी तल क्या होता है? इस लाइन को हम बोलते हैं पृथककारी तल, पृथककारी तल बोलते हैं। इधर भी ये देखो, ये पृथककारी तल है। क्यों है पृथककारी तल? पृथककारी तल इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर तो कांच कांच है और इसके नीचे क्या है? वायु वायु। ये पृथककारी तल क्यों है? इसके ऊपर क्या है? वायु वायु है, और ये क्या है हमारे पास? कांच कांच है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रवेश करेगी तो ये सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी एक कंडीशन है, यहां देखना आप, देखो यहां लिख देता हूं, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, की ओर मुड़ जाती है। देखो ये बात तो क्लियर है। अब ये सीधी नहीं जाएगी, ये दूसरे माध्यम में है ना। तो देखो इसको कैसे समझाएंगे? देखो आपतित किरण ये हो गई हमारे पास, हो गई। अब ये जैसे ही इस पृष्ठ पर पड़ेगी ना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था परावर्तन में, आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसके लंबवत खींची गई रेखा क्या होती है? अभिलंब होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अभिलंब हो गया। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सीधी तो जाएगी नहीं, लेकिन मैंने यहां लिखा है विरल माध्यम से कहां आएगी? सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होते हैं? विरल माध्यम वो माध्यम होते हैं जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जैसे अगर हम वायु और कांच की बात करें तो वायु एक विरल माध्यम है कांच की तुलना में। क्यों? क्योंकि वायु के कण क्या हैं? दूर दूर हैं। ठीक है। और कांच जो है, कांच एक सघन माध्यम है जो कि कांच के कण क्या है? पास पास है। तो एक तो हम यूं कह सकते हैं कि वायु कौन सा माध्यम है हमारे पास? विरल माध्यम है।
और कांच हमारे पास क्या है, सघन माध्यम है। अगर ये बात समझ में, विरल माध्यम सघन माध्यम हम पहचान लेंगे। अब जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो सीधी तो जाएगी नहीं, इसमें कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की। ये क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखो ये अभिलंब है पूरा अंदर की तरफ, ये दूसरे माध्यम में ये वाली लाइन आ रही है अभिलंब की, तो ये रेखा जो है वो सीधी नहीं जाके ये किरण ऐसे चली जाएगी। इस किरण को क्या बोलते हैं हम, इस किरण को क्या बोलते हैं हम, अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तो देखो आपतित किरण ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या आ गई, मुड़ गई। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। इसमें भी वैसे ही बताएंगे। देखो आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा कोण होता है हमारे पास, आपतन कोण होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी किरण होती है, अपवर्तित। अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से। क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। ये कौन सा कोण है, ये वाला अपवर्तन कोण है। ये आर क्या है, अपवर्तन कोण है। क्लियर है। अपवर्तित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कोण अपवर्तन कोण क्या, आर। आ गई बात समझ में। तो ये कौन सी घटना हो गई, अपवर्तन की। अब मान लो प्रकाश की किरण पहले कौन से माध्यम में से आ रही है, देखो कांच से वायु में आ रही है। कांच कैसा माध्यम होता है, सघन, क्योंकि कांच के कण क्या होते हैं, पास पास। वायु कैसा माध्यम होता है, विरल होता है। अब पहले माध्यम किस में से आ रही है, पहले कांच में से। ये कौन सी किरण होगी, कांच में से आ रही है, पहला आपतित किरण होगी। अभी हम वायु में से नहीं, हम कांच में से ले रहे हैं। कांच कैसा होता है, सघन माध्यम, आपतित किरण आ रही है। अब देखो ये कांच में से सघन माध्यम से वायु में निकल के जा रही है। इस बिंदु पर हम वापस से क्या खींचेंगे, अभिलंब। ये कांच में से निकल के वायु में आ रही है, तो ये कौन सा तल हो गया, पृथक माध्यम फर्स्ट। ये हो गया माध्यम सेकंड, माध्यम फर्स्ट में से माध्यम सेकंड में आ रही है। अब ये जानी कैसी चाहिए थी, देखो सीधी जाती है, लेकिन जब भी सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती है तो ये सीधी ना जाकर ये जो अभिलंब है, देखो आनी तो ऐसे चाहिए, ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हट जाती है, ये दूर हट जाती है। इसको हम बोलते हैं कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। तो जब भी विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तथा सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये अब देखो ये आपतित किरण हो गई है, क्योंकि पहले कौन सा माध्यम है हमारे पास, कांच। आपतित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कौन, आपतन कोण आई। ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कौन क्या, अपवर्तन कोण आर, ठीक है। तो वहां पर परावर्तन कौन था और आपतन कौन था, यहाँ पर क्या है, अपवर्तन कौन है और कौन सा कौन है, आपतन कौन है। तो ये कौन सी घटना हो गई हमारे पास, अपवर्तन की घटना हो गई, है ना। लिख लेना, आई क्या है, आपतन कौन है दोनों कंडीशन में, और आर क्या है हमारे पास, अपवर्तन कौन है।
इसके बाद जैसे हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था, रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ा था, ऐसे ही हम अपवर्तन का नियम पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, अपवर्तन का नियम क्या होता है? देखो, अपवर्तन का नियम, देखो अपवर्तन का नियम समझने के लिए चाहे तो आप विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को भेज दो, चाहे सघन से विरल माध्यम में, दोनों के लिए क्या होगा? सेम ही होगा। तो देखो अपवर्तन की घटना हम दोबारा बता देते हैं। देखो ये हमारे पास क्या होगा? एक पृथककारी तल होगा। ठीक है, कितने माध्यम होंगे? दो। ऊपर मान लो क्या है? वायु है, और कौन सा माध्यम हो गया? ये पहला माध्यम। और नीचे मैंने मान लिया क्या है? कांच है, और ये माध्यम कौन सा हो गया हमारे पास? दूसरा हो गया। ठीक है, वायु कौन सा माध्यम है? पहला माध्यम। अब बताओ विरल कौन सा होगा, सघन कौन सा होगा? ये जो विरल माध्यम है, रेयर, ये हो जाएगा वायु। और डेंजर यानी सघन माध्यम कौन सा हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वही करो। मान लो वायु से एक प्रकाश की क्या आ रही है? किरण आ रही है। ये क्या है हमारे पास? ये कांच है। कांच कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम। इस किरण को हम कौन सी किरण बोलते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है, आपतित किरण। ये जिस बिंदु पर टकराती है उसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। जाना इसे कैसा चाहिए था? बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, और जब ये विरल माध्यम से आती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। अभिलंब एरिया देखो, ये क्या है हमारे पास? अभिलंब है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आई। आई क्या है हमारे पास? आपतन कोण है। और ये अपवर्तित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण है जो मुड़ के निकलती है, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या होता है? आर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस आर को अपवर्तन कोण बोलते हैं। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, कितने थे? दो थे। ऐसे ही अपवर्तन के भी कितने हैं? दो हैं, है ना। पहला देखो क्या है? आपतन कोण, ऐसे बोलते हैं। आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित नहीं, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण। ठीक है, एवं क्या? अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। और यही नियम किसमें पढ़ा था हमने? परावर्तन में भी पढ़ा था। यहाँ अपवर्तन में भी लागू होता है क्या? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो देखो ये आपतित किरण आ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, इसी बिंदु से क्या निकल रही है? अपवर्तित किरण मिल रही है। और इसी बिंदु पर हमने क्या खींचा है? अभिलंब खींचा है इसी बिंदु पर। तो तीनों जो काम हो रहे हैं वो इसी तल से हो रहे हैं, या इसी बिंदु से हो रहे हैं, या नहीं हो रहे? हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला नियम यही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। सेकंड क्या होता है हमारे पास? निश्चित माध्यम में, निश्चित माध्यम में, जैसे यहां निश्चित कर दिया हमने, पहला माध्यम क्या है? वायु, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है ना। निश्चित माध्यम में आपतन कोण की जया,
निश्चित माध्यम में आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण कितना है I, और इसकी ज्या का मतलब ज्या होता है क्या साइन, यानी कि क्या साइन I। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण कितना है यहाँ पर R, और ज्या मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं हम, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि वायु और कांच है यहाँ पर, आपतन कोण की ज्या क्या है, यानी कि साइन I अपॉन अनुपात का मतलब अपॉन किसका साइन R। इन दोनों का अनुपात बराबर होता है एक नियतांक, जिसे हम क्या बोलते हैं n, जिसे क्या बोलते हैं हम n से व्यक्त कर लेते हैं, या फिर हम इसे किससे व्यक्त कर लेते हैं, म्यू से भी व्यक्त कर लेते हैं। और इसे हम ऐसे लिखते हैं n/1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या अपवर्तनांक, इसका मान क्या होता है नियत, या μ/1। ये कौन सा नियम कहलाता है हमारे पास, अपवर्तन का नियम। n/1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन के बारे में पता लगता है इससे, है ना। n/1 बराबर साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, इसे हम कौन सा नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे कौन सा नियम भी कहते हैं हम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे कौन सा नियम भी कहते हैं हम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये कौन सा नियम हो गया हमारे पास, अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, अपवर्तन का प्रथम नियम आपतित किरण, इसे कर लेना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में, यानी कि तीनों काम यहीं से ही हो रहा है। और दूसरा क्या होता है, निश्चित माध्यम में आपतन कोण की ज्या यानी साइन I, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये ही बताता है पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में अपवर्तन कितना होता है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।